गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र और परावैद्युत। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, चालक, कुचालक या परावैद्युत। कुचालक पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, परावैद्युत भी कहते हैं। तो चालक सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स किसे कहते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो जिन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देने पर ये इनमें से बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। धातुओं में चालन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जैसे तांबा हो गया, हमारा जो है एल्युमिनियम हो गया, पारा हो गया। ये हमारे क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें से जो है करंट प्रवाहित हो जाता है या आवेश गतिमान हो जाते हैं हमारे पास। जैसे मैंने बताया ये हमारे उदाहरण हो गए, इसके जो है हमारे पास जो है कंडक्टर्स के एग्जांपल्स आ जाते हैं। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं इंसुलेटर्स, जिनको हम कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उस पर एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत के बीच में क्षेत्र में रखते हैं या इलेक्ट्रिक के फील्ड के बीच जब रखते हैं, तो इनमें से कोई भी आवेश भाग नहीं गुजरता है, इनमें से कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें से प्रवाहित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इस प्रकार विद्युत रोधी में मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, अभ्रक हो गया, ये हमारे जो है वैद्युत रोधी के उदाहरण होते हैं। इनको हम जो है डाइलेक्ट्रिक विद्युत रोधी को परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास देख रहे होंगे आप कुछ एग्जांपल्स, जैसे कंडक्टर के एनी मटेरियल, या हम कह सकते हैं एनी मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, अपने में से जो है क्या करने देते हैं? करंट को प्रवाहित होने देते हैं। जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया। चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, लेकिन वो बहुत ही महंगा, कॉस्टली होता है। इसलिए जो है जो हम इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए करंट वायर यूज करते हैं वो हमारी कॉपर की होती है। कॉपर सस्ता भी है और उसको जो है इस तरीके से करंट फ्लो के लिए दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। तो कॉपर की वायर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए। वहीं जो है जहाँ कंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका, वैसे हम देखें इंसुलेटर जो हमारे एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, अपने में से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। तो ये हमारे कुचालक पदार्थ भी कहलाते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक। इनमें रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया, ये हमारे जो है विद्युत रोधी के उदाहरण आते हैं। तो ये जो है जैसे हमारे पास हम देखें कंडक्टर में जो करंट प्रवाहित होती है उससे बचने के लिए बाहर की जो कोडिंग की जाती है, जो बाहर से कवरिंग की जाती है, वो प्लास्टिक की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम इसको जानेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाद हमारे पास आता है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री, हम इसको बोलते हैं फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। तो मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो प्रत्येक पदार्थ हमें पता है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के जो है बीचों बीच एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, जिन पे प्रोटॉनों पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉनों पे विद्युत के न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। और इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने दिखा रखा है इसमें डायग्राम में, आप देखें प्रोटॉन जो परमाणु संरचना है उसके आधार पर नाभिक में एक धनावेश होता है, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और उसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहे हैं उन पर ऋणावेश है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये आपस में सदैव क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए हम कहते हैं परमाणु क्या विद्युत उदासीन होता है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है क्या होते हैं? ये विद्युत के उदासीन होते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ पर जो हम कूलॉम्स का लॉ पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को जो है क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे नाभिक के सबसे नजदीक जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर आकर्षण बल अधिक होगा, और जो सबसे दूर यानी दूर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं उन पर आकर्षण बल कम होगा। तो जो है कमरे के ताप पर लगभग जो है हम कह सकते हैं जो है ये जो कमरे के ताप पर जो होते हैं, जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनका आकर्षण बल बहुत क्षीण होता है, बहुत ही कम होता है, और इस वजह से वो क्या कर सकते हैं? मुक्त अवस्था में उस धातु के अंदर घूम सकते हैं। ऐसे नहीं बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन धातु के अंदर रहेंगे। लेकिन किस अवस्था में रहेंगे? मुक्त अवस्था में रहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये हमने दिखाया गया इलेक्ट्रॉन, ये जो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अनियमित गति कर रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? धातु के अंदर गति कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हम देखें बद्ध आवेश हमारे पास
जो बाउंडेड जो चार्ज होते हैं, यहाँ पे आप देख होंगे जो धनावेश है वो जो है क्या होता है हमेशा उसके साथ बंधा हुआ है। जो है धनावेश जो हमारा परमाणु के जो नाभिक है वो जो है दृढ़ता पूर्वक उसके साथ बंधा हुआ है, तो वो जो है कहीं भी जो है क्या नहीं कर सकता, नियमित गति नहीं कर सकता। तो धनावेश जो है स्थिर है, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं, नियमित गति कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम जो है जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो जो मुक्त अवस्था में नहीं होते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश या बाउंड चार्जेस कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें हमारे पास जो अनियमित गति कर सकते हैं। तो ये बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस के बारे में हमने जाना कि बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होता है उसमें चालक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं किस प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं, कैसी प्रकृति रखते हैं, तो उसके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें देख रहे हैं कि किसी चालक के भीतर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी कंडक्टर या चालक के भीतर शून्य होती है। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों होती है किसी कंडक्टर के भीतर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं स्थितिक स्थिति में किसी चालक के भीतर क्या नहीं हो सकता, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। उसके अंदर आवेश जो परिणामी आवेश हम कहेंगे, जो हमारा कंडक्टर है उसके बीच अंदर हमेशा आवेश क्या होता है, शून्य होता है। उसका आवेश जो है दूसरी तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि जो है उसका जो संपूर्ण आवेश है चालक के पृष्ठ पर वितरित होता है या चालक के पृष्ठ पर होता है। उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें आता है आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र जो है चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। 90 डिग्री पे हम इसको सिद्ध करेंगे कि जो सदैव जो है बल रेखा, हमने जैसे इक्विपोटेंशियल उसमें सरफेसेस में पढ़ा है कि जो है जो बल रेखाएं होती क्या करती हैं, सदैव क्या होती है, लंबवत होती है इस पृष्ठ के लंबवत। उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं होता है तो किसी चालक के समस्त आयतन में स्थिर विभव, जो हम कह सकते हैं स्थिर विद्युत में विभव का मान क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, तथा इसका जो मान होता है वो पृष्ठ के मान के बराबर ही होता है, तथा जितना पृष्ठ पर होता है उसका मान उतना ही होता है, विभव का मान के बराबर होता है। तो इसमें हम इस टॉपिकों को क्लियर करेंगे कि जैसे व्यवहार हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो बिहेवियर है इनका चालकों का व्यवहार है, इन तरीके से जो है ये किस प्रकार से व्यवहार करता है जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में रखते हैं, तो इसका हम देखेंगे। इसके बाद तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, किसी चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो किसी चालक के भीतर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसके बारे में जानेंगे कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है कंडक्टर के भीतर शून्य क्यों होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो है एक प्लेट ली जिस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू आवेश क्या होता है, पूरी प्लेट के बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी प्लेट ली हमने जिसको हमने माइनस क्यू आवेश दिया, और ये माइनस क्यू आवेश भी पूरी प्लेट पर जो है पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो इसका वितरण इस प्रकार से हो जाता है, एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित। तो इसमें देखेंगे बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर निकलती है, जिससे वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर एक वैद्युत क्षेत्र E0 स्थापित हो जाता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। तो ये हमने इन दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर लिया है E0। अब हम जो है इसके बीच जैसी किसी चालक को, यहाँ पर हम जो है चालक को जैसे हम इसके बीच में रखते हैं, तो चालकों का जो उसमें जो है किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसके बिहेव के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने जैसे पता था चालक में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक गतिमान होते हैं। चालक के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो बद्ध आवेश होते हैं प्लस आवेश, वो जो बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो चालक में हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र E0 में रखा, तो आप देखेंगे जो है जो चालक हैं उनके अंदर के जो आवेश है उनका पुनर्वितरण होता है, और जो है ऋणावेशित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो धन प्लेट की ओर, तथा जो धनावेश है वो ऋण प्लेट की ओर चले जाते हैं। इनका विस्थापन हो जाता है। धन प्लेट की तो हम देखेंगे इस वाले पृष्ठ की ओर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे, और जो उसके सामने वाला होगा वहां पर जो है रिक्त स्थान बनेगा, और रिक्त स्थान पे जो है वहां पर जो धनावेश बनेगा उसके बगल में, तो धनावेश की जगह फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वहां पर जो है धनावेश जो है सदैव जो है पृष्ठ की दूसरी तरफ एकत्रित हो जाएंगे, और इस तरफ जो है धन प्लेट की ओर क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चालक में जैसे हमने इस तरीके से प्लस एक सिरा उसका ऋणावेशित हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जिसको हम प्रेरित वैद्युत क्षेत्र
भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ईपी से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ईपी हमारे पास जो है इसका प्रेरित विद्युत भाग वाला प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है। तो ईपी की डायरेक्शन आप देखेंगे ये जो है प्लस से माइनस की ओर होगी। तो ये ईपी की डायरेक्शन हमारे जो चालक के अंदर प्लस है उससे माइनस की ओर होगी। तो ये देख रहे होंगे आप, तो ये जो प्लस से माइनस की ओर ईपी की डायरेक्शन, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नोट के सदैव क्या रहती है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये जो हम चालक के भीतर देखेंगे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है क्या होने लग जाता है, उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास हम कुछ समय बाद देखेंगे जो है जैसे जैसे जो है ईपी और ई नॉट आपस में बराबर हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसे आएगी जब उसके अंदर चालक के भीतर जब क्या होंगे, जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी आने की जो है पृष्ठ पर, तो जो है वैद्युत क्षेत्र ईपी का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ईपी एक समय ऐसा आएगा कि ई नॉट के बराबर हो जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है शून्य हो जाता है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो चालक है, चालक के भीतर क्या होता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, स्टैटिक स्थिति में किसी चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। तो स्टैटिक स्थिति में किसी चालक के भीतर अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, यानी हम देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने जो है एक कंडक्टर्स जैसे अभी हमने दिखाया, इसकी संरचना दिखाई थी कि जब प्लेटों के बीच रखते हैं तो इसमें जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है ईपी, और जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ प्लस और माइनस, तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में हमने सिद्ध कर देंगे कि इस चालक के भीतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र स्थापित या वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो स्टैटिक जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब हमने इसको रखा चालक को, तो इस पर जो हम कहेंगे कि इसके भीतर क्या नहीं, तो कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके भीतर एक सबसे पहले हम जो है इसमें इसके भीतर हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो ये हमने जो है इसमें जो है गॉसियन पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये गॉसियन पृष्ठ हमारे पास ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो गॉसियन, इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चालक के भीतर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ में हम देखेंगे कि इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स शून्य क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तो ये वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा है कि किसी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, समाकलन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बराबर होता है Q0 इंटू ε0। तो यहाँ पे ई का मान जब 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू वैद्युत क्षेत्र की 0 हो जाएगी, तो स्वतः ही जो है Q का मान भी क्या हो जाएगा, 0। ई की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर जो है Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ई डॉट ds, तो यहाँ पे हमारे पास ई का मान जब शून्य हो जाएगा तो स्वतः ही Q का मान क्या आ रहा है, 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि किसी चालक का जो है आवेश, नेट आवेश घनत्व क्या होता है, शून्य होता है। किसी चालक पर नेट आवेश घनत्व क्या होता है, शून्य होता है। तथा यदि कोई अतिरिक्त आवेश होता है तो वो भी क्या होता है, चालक के पृष्ठ पर ही होगा। तो चालक के पृष्ठ पर ही वो आवेश होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो चालक के पृष्ठ पर सारा का सारा आवेश विद्यमान होता है, उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट जैसे हमने बताया था कि जो है आवेशी चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा चालक के पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमने एक चालक दिखा रखा है और ये चालक पे जो है प्लस आवेश और माइनस आवेश इसके पृष्ठ पर हमारे पास दिखा रखे हैं। जब हम इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक सिरा उसका ऋणावेशित हो जाएगा, एक सिरा उसका धनावेशित हो जाएगा। अगर हम इसमें माने कि जो वैद्युत क्षेत्र ई है ये पृष्ठ के लंबवत ना होकर जो है अगर थीटा कोण बनाते हुए निकल रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ से प्लस से बाहर की ओर निकल रही है, माइनस की ओर आ रही है। तो ये वैद्युत बल लिखा है हमारे पास प्लस से बाहर की ओर जाएंगे, तो प्लस से बाहर की ओर माना करें थीटा कोण बनाते हुए निकल रही है। तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, इसका जो पृष्ठ का जो स्पर्श रेखीय घटक होगा वो ई की जगह ई कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की डायरेक्शन में हमें पता है कि हम इसको दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। ई की डायरेक्शन जो हो जाएगा ई कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर वाली डायरेक्शन में हमारे पास ई साइन थीटा। तो लंबवत घटक क्षैतिज घटक हमारे दो घटकों में हम बांटते हैं उसको, तो ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा। तो ई को यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो ई कॉस थीटा जो होगा ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की अगर हमारे पास इसमें हम जो है पृष्ठ की स्पर्श रेखीय घटक होगा तो ये क्या करेगा, आवेश को जो है गति प्रदान करेगा और आवेश क्या होगा, गतिमान हो जाएगा, उसके आवेश गति बढ़ जाएगी। तो उसकी गति बढ़ने से
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है उसके चालक के अगर पृष्ठ पर एक गति करने लग जाएगा तो चालक के पृष्ठ पर धनावेश गति करने पर लग जाएंगे, तो यानी उस दिशा में क्या होने जाएगी, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जबकि पृष्ठ पर जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर यह जो है क्या करता है, कोई धारा का प्रवाह का प्रदर्शन नहीं करता। तो यह असंभव है। तो इसका मतलब ये चालक स्थिर है, बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र जो है इसको जो है अगर थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता तो ये इसको गतिमान प्रदान करते। तो इसका मतलब ये जो है हमेशा क्या होगा, ई कॉस थीटा का मान जो है 0 होगा। ई कॉस थीटा का मान 0 होगा क्योंकि ये जो है इस दिशा में कोई बल नहीं लगा रहे। तो ई कॉस थीटा का मान 0 कब होगा, जब कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। कॉस 90 का मान तो 0 होता है, यानी थीटा का मान क्या होगा 90 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है सदैव क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारे पास आप देखेंगे जो ई कॉस थीटा का मान हमने 0 किया, ई कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर 90 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 होता है तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 और 90 हो जाएगा। सॉरी, हमेशा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत होगा। तो हम इसको जो है दो घटकों में विभाजित करेंगे तो भी ई कॉस थीटा इसका जो घटक होगा वो उसका मान क्या आएगा, सदैव 0 आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ई का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये तीसरे कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाता है हमारे पास। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आप देख रहे हैं, किसी चालक में समस्त आयतन के स्थिर विद्युत विभव का मान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है तथा यह पृष्ठ के विभव के मान के बराबर होता है तथा यह पृष्ठ के विभव के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चालक हमने दिखा रखा है, जैसे हमारे पास ये चालक है, इसको हमें पता है चालक को जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो जब हम किसी धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर गति कराएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ई का मान 0 है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कार्य 0 हो जाएगा तो जो है हम कह सकते हैं कि जो धन परीक्षण आवेश है उसको गति कराने में कार्य 0 हुआ। तो दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि v जो W बराबर होता है यहाँ पर v बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन 2 वैद्युत विभवांतर की परिभाषा में पता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा उसके अनुपात के बराबर ही वैद्युत विभवांतर होता है। तो जब यहाँ पर जो कार्य 0 हो जाएगा तो वैद्युत दो बिंदुओं के बीच हम क्या देंगे, वैद्युत विभवांतर भी 0 होता है, VA माइनस VB इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर 0 होगा, अर्थात वैद्युत विभव क्या होता है, सदैव नियत रहता है। तो V जो हमेशा क्या रहेगा, दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव का मान होता है वो हमारा जो है दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दो बिंदुओं के बीच विभव नियत होगा तो ये जो विभव होगा इसका जो विभव यहाँ पर हमारे पास जो विभव उतना ही होगा, इसके भीतर विभव कांस्टेंट होता है। तो विभव का मान हमें पता है कि विभव का मान कितना हो जाएगा, जितने इसके पृष्ठ पर विभव होता है उसी के विभव के मान के बराबर इसका विभव भी होता है। जितना इसके पृष्ठ पर विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। हमने बताया था कि पृष्ठ पर जो विभव होता है वैद्युत जो पृष्ठ चालक के केंद्र पर या चालक के भीतर भी उतना ही विभव होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से हमने ये चारों पॉइंट क्लियर किए कि जो है वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी कंडक्टर को, चालक को रखा जाता है तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है अपना, उसके व्यवहार। तो उसके 4 पॉइंट थे, इन चारों पॉइंटों को आप क्लियर करेंगे किस तरीके से ये अपना बिहेव, अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जब हम कंडक्टर्स को जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं।